Hello and most welcome. This is Sumit Kumar Suryavanshi and this is our political science class. Today we are going to discuss our chapter number 8 from 12th class political science. This is related to environment and the global concept. So basically we will discuss what kind of the problem today we are facing related to environment and why these are important in the world politics. सो सी टिल नाउ हम जो भी था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वॉर्स के बारे में, ट्रीटी के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही थी उनके बारे में बात कर रहे थे. बट हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या सिर्फ यही चीज़ें इफेक्ट करती हैं या अदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रही हैं. तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने जो बेसिकली अभी देखना है, देखें प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड की. अगर हम लैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम देखें तो जो कल्टिवेटेड एरिया है, कल्टिवेबल एरिया है, वो डे बाय डे या तो कम होता जा रहा है या फिर जो भी लैंड है वो फर्टिलिटी लूज़ करती जा रही है. कम होने का रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम हाउसेज वगैरह डेवलप कर रहे हैं. फर्टिलिटी लूज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हम क्या करें, बहुत सारे साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से. इसके अलावा जो ग्रास लैंड्स हैं या जो अदर ग्रीनरी है वो भी क्या है, ख़त्म हो रही हैं. तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. कैसे? क्योंकि जब कल्टिवेबल लैंड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमें फूड नहीं मिलेगा. सेकेंड है वाटर स्कार्सिटी, कि हम क्या कर रहे हैं, पानी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं और जबकि हमें पता है कि बहुत कम पानी है हमारे अर्थ पे और धीरे धीरे ये पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. थर्ड है नेचुरल फॉरेस्ट, कि हम बिना कुछ सोचे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं अपने यूटिलाइज यूज़ के लिए, किसी कंट्री में घर बनाने के लिए तो कहीं पे रेलवे के लिए या कोयल के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि यही फॉरेस्ट जो इन्वायरमेंट को रिफाइन करते हैं या प्योर करते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. एज वेल एज जो उसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनकी लाइफ को हम ख़त्म कर रहे हैं. तो नेचर का जो स्ट्रगल फिनोमिना है या सर्कल है लिविंग का, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. एज वेल एज जो रेन्स वगैरह हैं उनके लिए भी हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है हमारी ओजोन डिग्रेडेशन, कि इन्हीं सभी की वजह से धीरे धीरे जो गैसेज जो हम फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं उनकी वजह से जो गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उस वजह से जो ओजोन में होल हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्योंकि अगर ओजोन जो कवर हट जाता है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी कि सीधे सन की रेज अंदर आएंगे और कैंसर वगैरह हो सकता है. नेक्स्ट है कोस्टल पोल्यूशन, कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जितना भी कचरा निकलता है उसको कहीं ना कहीं समुंदर के जो किनारे हैं वहाँ पर ले जाकर डाल दिया जाता है. तो कोस्ट जो है समुंदर के वो बहुत ज़्यादा गंदगी होती जा रही है. दो वो उसकी एक्वेटिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं पॉइजन कर रहा है, जो फिश वगैरह वो मर रहे हैं, पर साथ में कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में भी प्रॉब्लम हो रही है. अब कोस्टल जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर फिश वगैरह पकड़ के ही अपना काम चलाते हैं तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है. सो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन उठता है ये कि जो नेचुरल फिनोमिना है वो हम ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस करते हैं कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए कि नेचुरल ये डिजास्टर या प्रॉब्लम कैसे हो रहे हैं, और आपने 10th क्लास तक ये ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा. बट वाई वी आर डिस्कसिंग हेयर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज राइट नाउ द इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो. इफ environment is damaged and might be there is a only single hole in the ozone, that will not affect on the single country, that will create a effect on the all over the world. क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है, सी खराब हो रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ प्रॉब्लम में आ रही है, एयर डिमोलिश हो रही है, एयर खराब हो रही है, तो ये एक ऐसा इशू नहीं है जो किसी एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर रहेगा कि भाई हाँ ये सोच लीजिए अगर हरियाणा में एयर खराब हो रही है तो सिर्फ हरियाणा में रहेगी. ऐसी नहीं है, क्योंकि एयर तो सबकी मिक्स ही है. तो अगर हरियाणा में भी होगी तो पंजाब में भी होगी, उसी तरह इंडिया में और वर्ल्ड में, क्योंकि आप उसको टेरिटरी के अंदर फिक्स नहीं कर सकते. तो एनवायरनमेंट से डिग्रेडेशन से जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ फेस करनी पड़ेगी. रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकती है, गवर्नमेंट किस तरह के रूल्स वगैरह बना सकती है. तो गवर्नमेंट ये है कि आपस में सभी गवर्नमेंट मिलकर एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रूल बना सकती है. जैसे हम वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की कटिंग पे रोक लगा सकती है. फॉरेस्ट की वाइल्ड एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स बना सकती है. जो हम नेशनल जो पार्क्स वगैरह डेवलप करते हैं वो कर सकती है, ठीक है. और जो पोल्यूशन कम करने के लिए ओड इवन का दिल्ली में लगाया था, तो गवर्नमेंट ही बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट करती है जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी वो किया जा सका है, सेफ किया जा सकता है. अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल, और लोगों को अवेयर कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के जरिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम
को सॉल्व किया जा सके। अब द क्लब ऑफ रोम 1970 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका मेन इशू था लिमिट्स टू ग्रोथ। कि लिमिट्स टू ग्रोथ का मतलब क्या है कि उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे रैपिडली ग्रोथ करती जा रही है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से जितने भी रिसोर्स हैं सभी को हम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वे में यूज़ करें, और इससे हमें एक दिन क्या होगा, रिसोर्स की कमी आने लगेगी। तो यूनाइटेड नेशन भी जो है इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ऊपर लोगों का ध्यान आने लगा, और यूनाइटेड नेशन ने उससे रिलेटेड काम करना भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो है बेसिकली यूनाइटेड नेशन, वैसे तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया, बहुत सारी डिटेल स्टडी की एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स एमर्ज हो रही थी उनको लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको रायो द जेनेरियो समिति के नाम से जाना जाता है, समिट के नाम से, या आर्ट समिट के नाम से भी जाना जाता है। 3 से 14 जून के बीच में ये समिट आपकी हुई थी, इसे आर्ट समिट के नाम से जाना जाता है। 170 स्टेट्स, 1000 ऑफ NGOs एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो थी वो इसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1987 द बर्डन्स रिपोर्ट आवर कॉमन, ये बेसिकली डिपेंडेबल किस चीज़ पे थी कि 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसे हम बर्डलैंड्स रिपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में बेसिकली लिखा हुआ था कि कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, बेसिकली उन्होंने लिखा इस रिपोर्ट में ही ये कॉमन फ्यूचर का, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो एक कॉमन इशू है, इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया था। डिफरेंट एजेंडा बाय द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, लेकिन फिर उसके बाद जो ये अर्थ समिट थी इसमें सबसे पहले ये इशू सामने आया कि जो नॉर्थ और साउथ है उनका जो एजेंडा है वो टोटली डिफरेंट है। नॉर्थ से यहाँ पे मीनिंग फर्स्ट वर्ल्ड से था, और साउथ से यहाँ पे मीनिंग थर्ड वर्ल्ड से। थर्ड वर्ल्ड को देखो, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड क्या है आप अभी तक समझ चुके होंगे कि जो ये डेवलप्ड कंट्री थे जो आपस में फाइट करे थे उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वो है जो अमेरिका के साइड का, सेकंड ये रसिया की साइड का, और थर्ड ये वो कंट्रीज़ हैं जो अभी फ्री हो रहे थे, और 20th सेंचुरी के मिड 20th सेंचुरी में फ्री होने के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट को शुरू किया है। तो दोनों का एजेंडा टोटली डिफरेंट था। जो नॉर्थ है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल एजेंडा को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था कि एनवायरमेंट को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि साउथ के जो कंट्री थे वो अपनी डेवलपमेंट और पॉवर्टी के लिए काम करना चाहते थे। सो नेक्स्ट, इसीलिए ये एजेंडा क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहा। डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट रिकमेंडेड, कि जो ये समिट हो रही थी उसमें ये बोला गया था कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उनसे हमें डील करना पड़ेगा। जो बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट्री में जो प्रॉब्लम आ रही है, उन सब से हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसी के लिए इसमें एक डिसीजन हुआ था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल जितने इशू हैं उनसे डील किया जाए और इन्वायरमेंट को सही तरीके से ठीक किया जाए। लास्ट है इकोनॉमिकल ग्रोथ विद द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजेंडा 21 के अंदर ये डिस्कस किया गया था, ये फाइनलाइज किया गया कि इकोनॉमिकल ग्रोथ शुड बी बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इकोनॉमिकल ग्रोथ जब भी हो तो उस पर जो है आपका इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेस्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि इसे क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के लिए एजेंडा 21 को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका पर्पज़ ये था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को डिस्कस करना है, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उनको हमें डिस्कस करना है। बट इसमें फाइनली डिस्कशन किस चीज़ का हुआ, फाइनली इसमें डिस्कशन हुआ डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। तो इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। की प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स में क्या है कि कॉमन का मीनिंग क्या है, बेसिकली ओन कम्युनिटी की कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी एक पर्सन के पर्टिकुलर वन इंडिविजुअल पर्सन के जरिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के द्वारा जो ओन की जाती है उसको हम बोलते हैं कॉमनली ओन्ड। लाइक इफ़ यू हैव अ लुक, कम्युनिटी सेंटर्स आर देयर इन आवर सोसाइटी, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स, दीज आर थिंग्स विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, दीज आर द थिंग विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। कि सोसाइटी का कंट्रोल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओन बाय द कम्युनिटी, उसे कॉमन्स बोलते हैं बेसिकली। सो आउटसाइड द सॉवरेनिटी जुडिशंस ऑफ अ ओनली वन स्टेट, कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सोवरेन जुडिशन है, मतलब कि सोवरेन क्या है, डिसीजन लेना होता है, आपको पता है, जो जस्टिस करना है कहीं ना कहीं वो एक स्टेट के लिए नहीं बल्कि सभी गवर्नमेंट, सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कनेक्टेड हो, उसको भी हम कॉमन बोलेंगे। इंडिया के अंदर तो ये तो लोकल एग्जांपल दे दिया मैंने बस स्टैंड वगैरह को, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जब सोवरेन जस्टिस क्रिएट करना है तो कोई एनी वन स्टेट नहीं बल्कि सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको हम कॉमन बोलते हैं।
कम्यून्स ह्यूमैनिटीज ऑफ द ग्लोबल कॉमन बेसिकली फिर है क्या आपके पास? एक तो देखिए अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉमन है, सभी का एक है, एक एंटार्क्टिका का इशू है, एक ओशियन फ्लोर है, ये आउटर से स्पेस है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर किसी एक पर्सन का कंट्रोल नहीं है। एंटार्क्टिका भी पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, ओशियंस भी, आउटर स्पेस यानी यूनिवर्स भी। तो इस तरह से ये जो कॉमन्स है इनको अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उससे हमें बचाने के लिए बेसिकली डील करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रीटी भी हुई हैं बेसिकली वर्ल्ड में, जिसमें 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई थी, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी, 1991 में एंटार्क्टिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल हुई थी। इन ट्रीटीज़ के बारे में डेट्स वगैरह याद रख लीजिए, कुछ ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में पूछा नहीं जाता है CBSE में। द डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल फ्रॉम अंटार्कटिका इन मिड 1980s की 90s में क्या हुआ कि अंटार्कटिका के अंदर जो होल है उसकी डिस्कवरी हुई थी। ये बेसिक प्रॉब्लम थी अंटार्कटिका के रिलेटेड कि अंटार्कटिका में जो है होल हो गया था और उस होल की वजह से वहाँ की आइस पिघलने लगी। अगर आइस पिघलेगी तो बेसिकली क्या होगा, सी लेवल भी डेवलप होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मालदीव जो है वो डूबने वाला है। तो इस तरह से अदर जो भी कंट्रीज हैं, जो आइलैंड्स हैं, उनको सी लेवल के बढ़ने से प्रॉब्लम होगी, एज वेल एज अगर ओजोन में होल होगा और रेज ज़्यादा अंदर आएंगी तो वो कैंसर जैसी डिजीज़ को भी फैला सकती हैं। सी लेवल बढ़ेगा तो सुनामी वगैरह भी आ सकती हैं। यानी कि एक नेचुरल फिनोमिना के बिगड़ने से आपको बहुत सारे नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं 90s में हमें समझ में आ चुका था। नॉर्थ साउथ एक इनइक्वालिटी की, नॉर्थ और साउथ की वाकई में इनइक्वालिटी है कहीं ना कहीं देखा जाए। वो इनइक्वालिटी किस बेस पे है कि जो नॉर्थ के कंट्री हैं वो मिड 80s के बीच में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, जबकि साउथ के कंट्री अभी फ्री ही हुए थे मिड 20s में। तो उन्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पब्लिक की पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं जो साउथ है वो अभी भी टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहता है, जबकि जो नॉर्थ है वो टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे।